नमस्कार दोस्तों, स्टोरी देश में अविनाश आपका स्वागत कर रहा है। आज एक फ्रेंच फिल्म की कथा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस फिल्म का नाम है स्पॉइल्ड ब्रैट। ये फिल्म जो है वो मोरक्को स्टेट में चित्रित हुआ है। मोरक्को एक बहुत ही खूबसूरत सा अमीर लोगों से भरा हुआ एक छोटा सा स्टेट है जो फ्रांस और इटली के बीच में बसा है। उसी स्टेट में, जो मोरक्को स्टेट में, एक अमीर, बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम है फ्रांसिस, उसकी फैमिली के ऊपर ये कहानी बेस है। यानी अमीर घर के लोग जब गरीब हो जाते हैं तो वो जो जर्नी है, वो स्वभाव का परिवर्तन है, वो इसमें चित्रित किया गया है। जो कहानी, जब ये फिल्म शुरू होती है तो एक मोन्टाज से शुरू हो जाती है जिसमें ये फिल्म के जो किरदार है उनके स्वभाव हमें हमारे सामने आ जाते हैं। यानी उस फ्रांसिस की बेटी है स्टेला, जो बहुत ही शॉपहोलिक है, बहुत ही शॉपिंग क्रेजी है। एक शॉप से दूसरे शॉप, ये ब्रांड से वो ब्रांड, हमेशा शॉपिंग करते रहते, बहुत ही शॉपहोलिक है। और पैसा होने की वजह से हल्के सी न्यूआंसेस है, घमंडी है। दूसरी तरफ है उसका एक बेटा अलेक्जेंडर है, जो मौज मस्ती करने में हमेशा लीन रहता है, फ्लर्ट करना और खुद को स्पिरिचुअल, वो अपने आप को फिलोसोफर समझता है, स्पिरिचुअल में बिलीव करता है। फ्रांसिस का तीसरा बेटा है फिलिपे। फिलिपे बहुत ही डम से और वियर्ड आइडिया लेकर अपने पिताजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फ्रांसिस को अपने फिलिपे का स्वभाव पता है। इस बार भी ऐसे कुछ एक डम आइडिया लेकर, शूज का डम आइडिया लेकर वो अपने पिताजी के पास आता है। और आइडिया बिल्कुल ही वियर्ड है, आप सुनोगे तो हंसोगे कि वो, उसका कहना है कि अगर हम नए शूज़ लाते हैं तो वो शूज़ हमें काटते हैं, तो हम क्या करें, हम जो एक्सपेंसिव शूज़ है वो किसी और को 10 या 15 दिन के लिए पहनने के दे दे, जो हायर करे हम आदमी, और उसको पहनने के लिए दे, और जब वो काटना बंद हो जाए फिर हम उसको यूटिलाइज करें, यूज़ करें। ऐसे ऐसे डम आइडियाज लेकर जो है वो पिताजी के पास आता है। तो फ्रांसिस और उसका पार्टनर भी उसके स्वभाव को जानते हैं। उसको वो आइडिया सुनते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके एक फाइल देते हैं डिलीवरी करने के लिए। और फ्रांसिस जो है प्रश्नों में घिरा हुआ है कि ये मेरे तीनों बेटों को मैं कैसे सुधारूं। बहुत ही बिगड़ चुके हैं ये बच्चे मेरे, अब क्या करूं कि इस उलझन से मैं बाहर आ जाऊं। इसी उलझन से वो अपने मरी हुई पत्नी से बात करता है। आज उसकी बेटी का, स्टेला का बर्थडे है, और उस दिन स्टेला जो है अपने बॉयफ्रेंड, यानी अपने बॉयफ्रेंड को पिताजी से मिलवाती है। लेकिन जब फ्रांसिस उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये इसका लॉयल बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके पैसे के पीछे है। फ्रांसिस
मुंह पर ही नकार देता है, इनकार कर देता है स्टेला को कि तू इससे शादी नहीं करेगी। स्टेला का ईगो हर्ट हो जाता है और वो पार्टी में पिताजी के सामने ही अनाउंस कर दिया है कि मैं जॉन कार्लोस यानी उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मैं शादी कर रही हूँ जल्द ही। ये पिताजी के लिए पहला धक्का है। तभी उसके पार्टनर फेरेसियो का, हाँ फेरेसियो, मैं शायद सही उच्चारण कर रहा हूँ, तो उसका पार्टनर फेरेसियो का फ़ोन आता है। फ़ोन पे वो कहता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो हमने जो उसको फाइल दी थी वो फाइल किसी और को थमा के वो खुद एक छोटे आइलैंड में गया पार्टी बनाने। मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप भी भेज देता हूँ। और वो वीडियो क्लिप भेजता है, वहाँ वो शराब में ड्रग्स में नाच रहा है, गा रहा है, यू नो लाइक मौज मस्ती कर रहा है। ये फ्रांसिस के लिए दूसरा धक्का है। और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए फ्रांसिस की तरफ बढ़ रहा है। वो अलेक्जेंडर का प्रोफेसर है। वो फ्रांसिस से कंप्लेंट करता है अलेक्जेंडर के बारे में कि वो मेरे बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और तभी ऊपर सीढ़ियों से फ्रांसिस जो है अर्धनग्न अवस्था में नीचे आ रहा है दौड़ते हुए। पीछे की तरफ देखते तो एक तरफ से उसकी बीवी इंटर करती है तो दूसरी तरफ से उसकी बेटी इंटर करती है। ये प्रोफेसर तो और बौखला जाता है और अलेक्जेंडर को बुरा भला कहते हुए उसके पीछे भागता है, गुस्से से भागता है उसको। ये फ्रांसिस के लिए दूसरा धक्का है। ये फ्रांसिस के लिए तीसरा धक्का है। और इसी ओरल स्ट्रेस की वजह से उसे हार्ट अटैक, और इसी स्ट्रेस की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जब वो होश में आता है तब तीनों बच्चे उसके सामने ही लड़ पड़ते एक दूसरे के साथ। जो चूही बिल्ली का जो लड़ना होता है वैसे लड़ पड़ते हैं। फ्रांसिस परेशान है, क्या करे कुछ सूझ नहीं रहा है। 2 महीने बीत जाते हैं। अचानक तीनों लड़के स्टेला, फिलिपे एंड अलेक्जेंडर घर के अंदर भागते हुए आते हैं और पिताजी के नाम से चिल्ला रहे हैं, डैड, पापा, पापा चिल्ला रहे हैं। क्योंकि उनका जो क्रेडिट कार्ड था, डेबिट कार्ड था, सारा ब्लॉक कर दिया है। फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। वो सारे परेशान पिताजी के नाम से चिल्ला रहे हैं। उतने में वो देखते कि बाहर से पुलिस फोर्स जो है गन लेके फुल अलर्ट मोड पे घर को घेराव कर रही है। वे डर जाते, परेशान हो जाते, ऊपर की तरफ जाते और वहाँ पिताजी गन लेके उनको वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। यहाँ पुलिस घेराव कर रही है और फ्रांसिस जो है अपने बेटे को लेकर किसी छुपते छुपाते हुए घर से बाहर लेके जाता है। और रास्ते पे जो गाड़ी जा रही हुई होती है वो बंदूक के नोक पे रुकाता है, ड्राइवर को बाहर खींचता है और सारे बच्चों को बिठा के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। सारे बच्चे दंग हैं। वो फ्रांसिस को एक के ऊपर एक सवाल पूछते जा रहे कि क्या हुआ पापा, क्या हुआ, ये कैसे हुआ। उसने कहा कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारे पास में बिल्कुल फंड नहीं है। मेरे दोस्त ने मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है और शायद पुलिस मेरे साथ आप सबको भी गिरफ्तार कर सकती है। सारे शॉक, सारे परेशान।
स्टेला जो है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाती है। फ्रांसिस मना कर देता है, सबका फ़ोन लेता है और बाहर फेंक देता है। गाड़ी यूं ही आगे चलती जाती है। वो कार जो है वो एक सुनसान शहर के बाहर, जो सुनसान इलाका है, वहाँ एक पुराना बंगला, पुराना सा घर है, वहाँ गेट के बाहर गाड़ी आके रुकती है। फ्रांसिस बाहर उतरता है, दरवाज़ा खोलता है, सब लोग घर के अंदर, वो छोटे से पुराने खंडरनुमा घर के अंदर चले जाते हैं। स्टेला, फिलिपे, अलेक्जेंडर परेशान है, अंधेरा है, मकड़ियों का जाला बिखरा हुआ है, और फिलिपे लाइट ऑन करता है और कहता है कि अभी कुछ साल तक तो हमें इसी घर पे रहना होगा, इसी तरह गुजारना होगा। अलेक्जेंडर कहता है हमें भूख लगी है, पापा आई एम हंग्री, भूख लगी है मुझे। तो कहता है ठीक है, सुशी मंगा लेते हैं, ये ना एक अच्छी सी डिश मंगा लेते हैं होटल से। सब खुश हो जाते हैं। तो पैसे किसी की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, क्योंकि आज जो कपड़े शरीर पे थे उसी कपड़े में वो भाग निकले थे, इसलिए किसी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। तो वहीं जो उस ब्रेड के साथ उनको उस रात को गुजारा करना पड़ता है। और पिताजी कहते हैं कि अभी हमें अपने गुजारे के लिए, खाने के लिए, 2 वक्त के अनाज के लिए हमें काम करना होगा। सारे शौक, सारे परेशान, काम, वर्क। दूसरे दिन फ्रांसिस सुबह सुबह सबको जगाता है और काम पर जाने के लिए कहता है। इन सबका ऐसे जिंदगी का पहला दिन है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। वो फ्रांसिस से पूछते हम काम पर जाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे? बोला मैं नहीं काम पर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, और वैसे भी इतने सालों तक तो मैंने तुम्हें पाला पोसा, अभी तुम्हारी बारी है मुझे पालने की, मुझे पोसने की। सब बाहर निकल जाते हैं। अलेक्जेंड्रा काम खोजने की कोशिश करता है, उसे नहीं मिलता। फिलिपे अपने एक दोस्त के पास चला जाता है जिसे उसने पार्टी पे बुलाया था, एंजॉय किया था उस पार्टी को, और उसका बिजनेस पार्टनर भी बनना चाहता था। तब वो फिलिपे के आइडिया पे बहुत इम्प्रेस था। ऐसी उम्मीद पे फिलिपे उसके पास जाता है, लेकिन फिलिपे का बहुत बुरी तरह से वो अपमान कर देता है। बोलता है यार तेरे पार्टी की वजह से ही तो मैंने वो वो तुम्हारे डम्ब आइडिया पर मैं इम्प्रेस हुआ था, इम्प्रेस होने का नाटक कर रहा था। स्टेला भी फिलिपे का वॉच जो है बेचकर अपने लिए कपड़े खरीद लाती है, यानी यहाँ भी वो शॉपिंग करके घर आती है। जब फिलिपे को पता चलता है कि स्टेला ने मेरा वॉच बेचकर ये सारा कपड़े खरीदी किया है, शॉपिंग की है, तो बहुत परेशान हो जाता है। मतलब शॉपिंग की लेकिन कुछ खाने के लिए लाई नहीं हुई, अभी दिन भर में खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। स्टेला में और फिलिपे में बहुत बहसबाजी होती है, एक तरह से झगड़ा होता है। फ्रांसिस वो झगड़ा मिटाता है, लेकिन तभी फ्रांसिस की मेड मार्गारेटा वहाँ आती है, क्योंकि उसे स्टेला ने फ़ोन किया था और अपनी परेशानी बताई थी। मार्गारेटा मदद करने की कोशिश करती है। उसने कुछ कपड़े लाए थे, खाना लाया था, और फ्रांसिस को पैसे देने की भी कोशिश करती है, जो फ्रांसिस पूरी तरह से नकार देता है और मार्गारेटा को
किसी तरह से घर से बाहर जाने के लिए कहता है, उसकी बिल्कुल मदद नहीं लेता। अब यहाँ पे फिलिपे एक रिक्रूटमेंट ऑफिस में जाता है काम ढूंढने के लिए, और जिस तरीके की उसकी क्वालिफिकेशन है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उसकी जॉब से, लेकिन उसके हिसाब से तो वो तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम मिलता है, उसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे एक ही काम मिलता है, वो है टुक टुक का। टुक टुक यानी मैन हैंडल्ड, यानी जो रिक्शा होती है, साइकिल अटैच रिक्शा होती है, जो पैडल मारते हुए हम लोग सवारी को लेके जाते हैं, जो पहले कोलकाता में हुआ करती थी, अभी खैर नहीं है, लेकिन मोरक्को में अभी भी है, जो टूरिस्ट लोग सिटी घूमने के लिए बहुत इंजॉय करते हैं। तो वो टुक टुक चलाने का काम फिलिपे को मिल जाता है। स्टेला को भी एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी मिल जाती है, जो मार्गारेट के बेटे ने रिकमेंड की थी। स्टेला को रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम मिल तो जाता है, लेकिन उससे बहुत सारी गलतियां होती है। ऐसा काम उसके लिए नया है, पहली बार कर रही हूँ। और यहाँ घर पर फ्रांसिस अपने दोस्त के साथ, फेरोसे के साथ वाइन पीकर लॉबस्टर का मज़ा ले रहा है और तीनों बच्चों के बारे में बात कर रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि घर में कोई तो है, और वो पाते हैं कि अलेक्जेंडर अभी भी घर पर है, वो काम पर नहीं गया है। फ्रांसिस अपने दोस्त को वहाँ से भगाता है और अलेक्जेंडर को पूछता है कि आज तुम काम पे क्यों नहीं गए। अलेक्जेंडर उसके हाथ में लॉबस्टर देखता है, तो बोले पापा आपने लॉबस्टर कहाँ से लाया। तो फ्रांसिस झूठ कहते कि मैंने समुंदर से लॉबस्टर पकड़ा था। फिर ये फिलोसफी के जोन में चला जाता है। अलेक्जेंडर कहता है कि नेचर देखिए, निसर्ग हमें क्या क्या देता है, लॉबस्टर देता है, ये देता है। वो फिलोसफी अपने स्पिरिचुअल जोन में चला जाता है, और फ्रांसिस जो है उसकी तरफ होपलेस निगाहों से देखते रहता है। उस दोपहर जब ये घर पे आते हैं, स्टेला और फिलिपे घर पे आते हैं, तो अपने कमाई का हिस्सा जो है वो फ्रांसिस के सामने रख देते हैं। तो कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने कितना कमाया। बोलते अलेक्जेंडर आज बाहर गया ही नहीं, वो बाहर सो रहा है। और फिर उसे जाके वो लोग खदेड़ते हैं, दोनों उसको जाके खदेड़ते हैं। जब टेबल पे खाना लगता है, सब अपने अपने शेयर का खाना खाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर को खाना नहीं मिलता है, क्योंकि उसने काम नहीं किया, इसलिए उसे आज खाना भी नहीं। अलेक्जेंडर बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, कहता है ठीक है आपने नहीं दिया तो क्या बात है, मैं नेचर से खाना ले लूँगा। निसर्ग में नेचर में एप्पल है, स्ट्रॉबेरीज है, बेरीज है, लॉबस्टर भी है, तुमसे बढ़िया खाना खा के मैं दिखाऊंगा। और वो ऐसी उसी ताव में वो बाहर निकल जाता है, और छोटी छोटी बेरीज जो है वो खाने लगता है। वो बेरीज खाता है, कुछ पत्ते खाता है, और आखिर में हम दिखाते हैं कि उसको बदहजमी हुई है और वो वोमिटिंग कर रहा है। फिलिपे कहता है जो नेचर ने दिया है वो भी बाहर भी निकाल रहा है। तीनों भी अपनी अपनी तरह से जिंदगी से लड़ रहे हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में एक कस्टमर स्टेला का बुरी तरह से
अपमान करता है। स्टेला बौखला जाती है, गुस्से में आती है और जॉब छोड़ जॉब छोड़कर चली जाना चाहती है। लेकिन मार्गारेट का बेटा यानी उस मेड का बेटा उसे रियलाइज़ करवाता है कि जब तुम अमीर थी तब तुम भी यही किया करती थी, ऐसा ही बर्ताव करती थी। अब तुम अमीर नहीं हो, गरीब हो, तुम्हें सहने की आदत डालनी होगी। स्टेला को रियलाइज़ होता है कि अब वो किस मोड़ पर आ चुकी है, उसे किस तरह से अभी सर्वाइव करना होगा। वो उस सिचुएशन में अपने आप को सरेंडर करती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया फैमिली सीन है। सारे इकट्ठा होकर बात कर रहे होते हैं कि आज के बर्तन कौन धोएगा। बात बर्तन धोने से निकलकर फ्रांसिस के ऊपर आती है और बात यहाँ तक आ जाती है कि फ्रांसिस ने हमारे वक्त कितना निकाला। स्टेला कहती है, जब मैं वेट गेन की डिप्रेशन में थी, हॉस्पिटलाइज थी, तब पापा आप वहाँ मेरे लिए नहीं थे। अलेक्जेंडर कहता है, मैं ड्रग्स के चक्कर में 1 महीने के लिए जेल में चला गया था, तब भी पापा आप वहाँ नहीं थे, फिलिपे ने मुझे छुड़वाया था। तो फ्रांसिस कहता है, फिलिपे तुम भी कुछ कहो। फिलिपे कहता है, हाँ, जब अपेंडिक्स का, पेट का बीमारी से मैं हॉस्पिटलाइज था, तब पापा आप पेरिस में थे, आप यहाँ नहीं थे, मेरे पास नहीं थे। सारे ब्लेम उसके ऊपर डाल रहे हैं कि उन्होंने कभी भी, फ्रांसिस ने कभी भी अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाला। फ्रांसिस गुस्सा होता है और कहता है कि सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल दो, ये सब तुम जो हो, जिस अवतार में, जिस स्वभाव में, उसका सारा ब्लेम मुझ पर ही डालो और ये भी डालो कि ये ग्लोबल वार्मिंग भी मेरे वजह से ही हो रही है। और वहाँ से गुस्से से वो निकल जाता है। जिंदगी नए सिरे से कैसी जी जाए, इसी उलझन में सारे लोग हैं। और वहाँ स्टेला के फ्रेंड से फ्लर्ट करते हुए जॉन कार्लोस को, यानी स्टेला के बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि स्टेला पेनीलेस हो गई है। स्टेला की सच्चाई उसके सामने आती है और जॉन कार्लोस तब डिसाइड करता है कि इसके पीछे क्या वजह है, वो तो जाननी होगी। और उसका शातिर दिमाग उसके पीछे लग जाता है। यहाँ जिंदगी के गिले शिकवे एक दूसरे को बताकर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश हो रही है। एक बार फ्रांसिस का दोस्त, उसका पार्टनर जो है, उसे कहता है कि जो सच्चाई है वो अपने बेटे को बता दो, अगर अभी सच्चाई बताई नहीं तो शायद आगे मुश्किल आ सकती है। लेकिन फ्रांसिस जो अभी ज़िंदगी चल रही वो एंजॉय कर रहा था, अपने तीनों बेटों के पास आने की कोशिश कर रहा था। तो वो और कुछ दिन मांग लेता है। फिलिपे भी अपने डम आइडिया से कुछ नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकामयाब हो रहा है। एक दिन फ्रांसिस के सामने जॉन कार्लोस आके खड़ा हो जाता है उनके घर पर। फ्रांसिस शॉक है। जॉन कार्लोस कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाइयाँ पता है, तुम बैंकरप्ट नहीं हो,
तुमने अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया है, लेकिन अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूँ। फ्रांसिस कहता है तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो। तुम्हें कितने रुपए चाहिए उसकी ज़िंदगी से दूर जाने के लिए? इन दोनों में ऐसी बहसबाजी हो रही है, तभी स्टेला और फिलिपे वहाँ आ जाती है, यानी पूरी फैमिली जो है आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जॉन कार्लोस को देख के स्टेला खुश है और सबके सामने जॉन कार्लोस, उसका बॉयफ्रेंड, जो अनाउंस करता है कि अभी आप गरीब नहीं हो, बैंकरप्ट नहीं हो, आप वैसी पहले जैसी अमीर हो, क्योंकि मैंने मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है अर्जेंटीना की वो बेच दी है और आपका सारा कर्जा चुका लिया है। स्टेला खुश होता है, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन जबकि ये साफ झूठ है, ये जानता है फ्रांसिस, लेकिन कुछ कह नहीं पाता, उनके सामने ये झूठ उजागर करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर इसने ये किया तो शायद जॉन कार्लोस फ्रांसिस का प्लान बता दें और फिर बच्चे फ्रांसिस से नफरत करने लगे। ये उसे नहीं चाहिए था, इसलिए फिर वो सब अपने घर लौट जाते हैं। जॉन कार्लोस जो है स्टेला से शादी करने के लिए बहुत बेताब हो चुका है। यहाँ फ्रांसिस अपने बेटे को, अपने तीनों बेटों को, स्टेला को, फिलिपे को, अलेक्जेंडर को सच्चाई बताने का निर्णय लेता है। अपने दोस्त से भी कहता है कि आज मैं उनको सच्चाई बता कर रहूँगा। उसी दिन जॉन कार्लोस स्टेला को सिटी हॉल में लेके जाते हैं और अर्जेंटली शादी करना चाहते हैं, एक काइंड ऑफ रजिस्टर मैरिज करना चाहते हैं। स्टेला तो हक्का बक्का है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इतने जल्दबाजी में शादी हो जाएगी। वो कहती है पिताजी और भाइयों को तो बुला लो, नहीं बुला, हम उनके बगैर शादी करेंगे, बिल्कुल सिंपल और ऑथेंटिसिटी से शादी करेंगे और रात में बहुत बढ़िया पार्टी देंगे और सरप्राइज देंगे उनको। स्टेला को क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ ये सूझ नहीं रहा है, और वो मैरिज रजिस्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और शादी की रस्म शुरू हो जाती है। हाँ, शादी की रस्म शुरू हो जाती है, लेकिन इसके पहले स्टेला को फ्रांसिस का फ़ोन आया था, जो जॉन कार्लोस ने उठाया था। जॉन कार्लोस उनको पता था कि हम सिटी हॉल में हैं और अभी तुरंत शादी करने जा रहे हैं। फ्रांसिस कहता है कि फ्रांसिस शॉक है, वो अपने दोनों बेटों को लेकर वो सिटी हॉल की तरफ दौड़ निकलता है। यहाँ शादी की रस्म हो रही है, यहाँ सिटी हॉल की तरफ फ्रांसिस अपने बेटे को लेके बढ़ रहा है। ऐसी माहौल में, इस उलझन में आखिरकार शादी होने वाली होती है कि फ्रांसिस आगे शादी रोक देता है और जॉन कार्लोस की सच्चाई जो है वो स्टेला को बता देता है। स्टेला जॉन कार्लोस को थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने को कहती है। जॉन कार्लोस वहाँ से चला जाता है और लेकिन जाते जाते कहता है कि तुमने तो मुझे यहाँ से भगा दिया, स्टेला को भी मुझसे छीन लिया, लेकिन तुम्हारे साथ भी तुम्हारे कोई बेटे बेटियां साथ नहीं रहे। फिर फिलिपे, अलेक्जेंडर, स्टेला फ्रांसिस से पूछते कि आखिरकार ये क्या है। फ्रांसिस उनको अपना सेटअप बता देता है, प्लान बता देता है कि कहता है कि तुम्हारे निठल्लेपन की वजह से, तुम्हारे स्वभाव की वजह से तुम्हें बदलाव बहुत ज़रूरी था, तुम्हारे ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी था,
इसके लिए मुझे ये प्लान बनाना पड़ा, ये सब मेरा प्लान था। हम कभी ब्रेकअप नहीं हुए, ये सेटअप मैंने किया था। इस सेज अपने घर, अपना प्रॉपर्टी सेज करने का जो सेटअप था वो मेरा था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। स्टेला, अलेक्जेंड्रा और फिलिप एक अजीब निगाह से फ्रांसिस को देखते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं, फर्गू में पापा, अभी मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती, ऐसे कह के सब लोग निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि एक्सपेंसिव घर में ये फ्रांसिस अकेला ही परेशान सा है। हर महीने एक चेक, रेंट का चेक उसे आ रहा है। वही पुराने घर में हम देखते हैं, वही पुराने घर में स्टेला, फिलिपे और अलेक्जेंड्रा ने अपना ऑफिस खोला हुआ है और वहीं रह रहे हैं और एक छोटा सा बिजनेस खोलकर वो बहुत खुश है और माहौल बहुत खुशनुमा है। एक दिन फ्रांसिस उनसे मिलने जाता है और तीनों को अपनी ज़िंदगी में खुश देखकर वो गर्व महसूस करता है, वो खुशी पाता है। तो यानी ये जो फिल्म है वो एक लाइट हार्टेड फिल्म है कि अमीर आदमी के जो बिगड़ेल बेटे जो है, जब उस जिंदगी से उन्हें एक आम जिंदगी में फोर्सली जाना पड़ता है, तब उस जिंदगी को जान जाते हैं कि आखिरकार जिंदगी है क्या। तो अपनी आत्मनिर्भरता को वो खोजते हैं और खुद सेल्फ रिलायंस हो जाते हो। मैं कहूँगा कि एक सेल्फ रिलायंस की एक जर्नी है ये फिल्म। बहुत छोटी लेकिन लाइट हार्टेड फिल्म है और मुझे अच्छी लगी। शायद अगर आप देखोगे स्पॉइल ब्रैट तो आपको भी अच्छी लगे। ये छोटी छोटी कहानी लेकर, फिल्मों की कहानी लेकर मैं आपके सामने इसलिए आता हूँ कि मैं भी कुछ इस फिल्मों से सीख सकूँ, आपसे बात करना सीख सकूँ। यही मेरा उद्देश्य है।